आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित दूसरा अध्याय एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित टॉपिक पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित कुछ तथ्य लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत आप लोग उसके अणुसूत्र, रासायनिक नाम, अणुभार बनाने की विधियां, भौतिक गुण कह सकते हैं आप रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैं शॉर्ट फॉर्म में पीओपी, नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, अणुसूत्र CaSO4 into half H2O और फिर रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और फिर जो अणुभार आपका है 136.134 ये इनका अणुभार है। फिर इसके बाद आता है बनाने की विधि यानी निर्माण विधि, इसको आप कह सकते हैं निर्माण विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप देखेंगे जो बनाने की विधि है, आपने जिप्सम का नाम सुना होगा जो कि एक जैव रासायनिक उर्वरक है और उसी जैव रासायनिक उर्वरक के माध्यम से ही कह सकते हैं आप ये पीओपी तैयार की जाती है। तो आप एक वाक्य के माध्यम से सुनिएगा, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम को 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित 3/2 भाग जल के अणु वियोजित हो जाते हैं और तदुपरांत जो बना हुआ यौगिक होता है वह पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कह सकते हैं आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित 3/2 भाग जल के अणु वियोजित हो जाते हैं या कह सकते हैं वाष्पित हो जाते हैं, जिससे प्राप्त होने वाला उत्पाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आप उसको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखिए, CaSO4 into 2H2O, ये आपका क्या है जिप्सम। इसका दूसरा नाम क्या है, कह सकते हैं रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये जब 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाएगा 273 केल्विन का 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाएगा तो इसमें उपस्थित 3/2 भाग जल के अणु निकल जाएंगे। तो आप देखिए CaSO4 into half H2O प्लस 3/2 H2O या फिर इसको आप 1 सही 1/2 कर सकते हैं, वही 3/2 है। तो आप देखिए ये इतना भाग जो है वो वाष्पित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में हो जाएगा और यही भाग पीओपी वाला शेष बचेगा। तो इस कंडीशन पर आप क्या पाएंगे, जो निर्माण विधि है एक बार फिर से सुनिएगा कि जब जिप्सम को 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित 1.5 भाग या फिर कह सकते हैं आप 3/2 भाग या फिर 1 सही 1/2 भाग जल का अणु वाष्पित हो जाता है, शेष हमें पीओपी के रूप में प्राप्त होता है। यही इसकी निर्माण विधि है। फिर इसके बाद आते हैं आप भौतिक गुण पे। भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीओपी के भौतिक गुण। तो आप देखिए फिजिकल PHYSICAL
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। तो आप इसमें पाएंगे भौतिक गुण में तो बताया जाता है कि यह एक सफेद चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस के अंतर्गत है। पहला है कि यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है, और फिर इसके बाद जो है कह सकते हैं आप क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, और फिर ये जल में अविलेय होता है। तब इसका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंतर्गत आता है सबसे पहले आप ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्टिंग ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्टिंग ऑफ हीट। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बताया ही जाता है कि सबसे पहले जब हम जिप्सम को 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो हमको पीओपी प्राप्त होता है, और पीओपी को भी अगर हम 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो मात्र कैल्शियम सल्फेट का विलयन या फिर कह सकते हैं आप अवयव ही बचता है। समस्त जल के अणु जो होते हैं वो कह सकते हैं आप वियोजित हो जाते हैं, कह सकते हैं आप वाष्पित हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर हम कॉपर सल्फेट को 400 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करें तो वह कैल्शियम ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड एवं स्वतंत्र ऑक्सीजन गैस के अणुओं में वियोजित हो जाता है। एक बार फिर से सुनेगा। सबसे पहले यदि हम जिप्सम को 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करेंगे तो उससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात पीओपी प्राप्त होगा। पीओपी को भी अगर हम 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करेंगे तो केवल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, यानी कह सकते हैं निर्जलीकृत या फिर कह सकते हैं आप मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होगा। और इस निर्जलीकृत कैल्शियम सल्फेट को अगर हम 400 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देंगे तो कली चूना प्राप्त हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन में वो वियोजित हो जाएगा। तो ये ऊष्मा का प्रभाव है। तो आप समीकरणों के माध्यम से समझिए। सबसे पहले CaSO4 × 2H2O, ये आपका क्या है जिप्सम। इसको कितना सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, 120 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म किया गया। तो प्राप्त क्या हो गया, CaSO4 × हाफ H2O + 3/2 H2O। चूंकि ये वाष्पित हो गया, अब बचा इतना, फिर इसको 120 अंश सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करिए आप। CaSO4 × हाफ H2O reaction with 120 डिग्री टेम्परेचर CaSO4 + हाफ H2O, ये भी वाष्पित हो गया। अब बचा केवल शेष कैल्शियम सल्फेट। तो आप देखेंगे CaSO4 और इसको गर्म करेंगे कहां तक, 400 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। तो यहां पर आप पाएंगे CaO + SO2 + O2, ये इतनी चीजें आप पाएंगे। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे चूंकि यहां पर आप देखेंगे समीकरण संतुलित नहीं ऑक्सीजन का है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2Ca करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 2Ca होगा। अब देखेंगे 4 × 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर 2 कर दीजिए आप। ये देखिए 2 × 4 तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर आप 4 × 8 ऑक्सीजन। सल्फर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ये 2 है, तो सल्फर आप यहाँ के 2 के स्थान पर आप यहाँ पर क्योंकि सल्फर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर सल्फर 2 हो गया और ऑक्सीजन फिर 8 ही रह जाएगा। तो आप देखेंगे 2 4 ये और 2 ये, 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन हो जाएगा और आप 2 कैल्शियम हो जाएगा, 2 सल्फर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पर ये रासायनिक अक्रिया होती है। सबसे पहली बार फिर सुनेगा,
ऊष्मा के प्रभाव में सबसे पहले जिप्सम को हम 120 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पीओपी। और पीओपी को फिर 120 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करेंगे तो केवल कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट को अगर हम 400 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देंगे तो ये इन अवयवों में टूट जा रहा है। अब उसके बाद एक अवक्रिया और बची है कि जल से अवक्रिया। दूसरा रिएक्शन आप देखिए, तो इसके अंतर्गत आप पाएंगे दूसरे रिएक्शन के अंतर्गत जल से अवक्रिया, जल से अभिक्रिया। तो आप इसमें पाएंगे रिएक्शन विद, आप कहते हैं REE, रिएक्शन विद वाटर। यहां देखिएगा जल से अभिक्रिया में क्या होगा कि अगर पीओपी में 3/2 भाग जल मिलाया जाता है तो अपने आप जो प्राप्त करेंगे अवयव उसका नाम रहेगा जिप्सम। तो ये देखिए जल से अभिक्रिया के अंतर्गत CaSO4 into half H2O, ये है पीओपी आपका POP। और जल से अभिक्रिया करेंगे क्या, 3/2 भाग जल H2O बनाएगा क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इनटू डाइहाइड्रेट, ये देखिए 2H2O और इसका नाम क्या है, जिप्सम। ये देखिए जल से अभिक्रिया के अंतर्गत का रिएक्शन है जिसमें बताया गया है कि जल से पीओपी जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका जो ये रासायनिक गुण है ये समाप्त हो जाता है। 2 ही रासायनिक गुण इसके हैं जिसमें एक ऊष्मा का प्रभाव है। आप देखिए जिप्सम से 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पीओपी का निर्माण हुआ, पीओपी से 120 टेम्परेचर पर आप देखें तो केवल कैल्शियम सल्फेट ही प्राप्त हुआ। कैल्शियम सल्फेट को आपने 400 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर लिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के अणुओं में वो वियोजित हो गया। दूसरी अभिक्रिया जल से अभिक्रिया थी, तो जल से अभिक्रिया करके जो पीओपी होता है वो जिप्सम का निर्माण करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया कैसे प्राप्त होगा, जिप्सम से पीओपी अथवा पीओपी से जिप्सम। तो जब जिप्सम से पीओपी आएगी तो आप इसके बनाने की विधि का उल्लेख कर दीजिएगा और जब पीओपी से जिप्सम आएगा तो आप जल से अभिक्रिया वाला रिएक्शन लिखिएगा। अब फिर आता है एक टॉपिक कह सकते हैं आप उपयोग। पीओपी का उपयोग क्या है, आप लोग जानते होंगे, कई बार गांव में सुना होगा कि आप लोग दिल्ली में सब लोग करने जाते हैं काम करके, किसमें काम हम लोग पीओपी में करते हैं। तो पीओपी मतलब क्या होती है, यही चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके अंतर्गत दीवार की सफाई की जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार की पुट्टियां लगाई जाती हैं जिसको कह सकते हैं आप। तो आप देखेंगे इसका उपयोग जो है पीओपी का उपयोग, तो इसके अंतर्गत आता है पीओपी का उपयोग। आप देखेंगे सबसे पहले बताया जाता है कि टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर का निर्माण करने में, क्योंकि आप देखिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ पट्टी का लेप लगा देते हैं लेकिन उसके ऊपर जो कड़े का आवरण 2-3 दिन में बन जाता है वो पीओपी की ही देन रहती है। तो क्या बोला, टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर बनाने में। दूसरा आप देखेंगे सजावटी सामान एवं मूर्तियां खिलौनों के निर्माण में। फिर उसके बाद देखेंगे आप दंत चिकित्सा एवं दीवारों की सफाई करने में। तो ये इस प्रकार से 3 इसके उपयोग या प्रयोगशाला में कर्म के रूप में तो रहेगा। फिर एक अगला टॉपिक आता है आपका क्रिस्टलन जल। वो क्या होता है, या फिर जल योजित लवण। क्रिस्टलन जल अथवा जल योजित लवण, ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर। तो आप देखें कुछ हमारे इस पर्यावरण में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अनाद्र दिखाई देती हैं। अनाद्र का मतलब क्या होता है, वो आद्र रहित नमी रहित दिखाई देती है। आपके सामने फिटकरी का उदाहरण ले लीजिए, फिटकरी है तो आप देखेंगे वो एकदम ठोस दिखाई देती है। क्या उसमें जल का अणु नहीं है, आपने उसका सूत्र पढ़ा होगा K2SO4 × Al2SO4 का होल राइज 24 H2O। 24 जल के अणु संयोजित हैं, उसके बाद भी वह अनाद्र दिखाई देती है।
तो इस प्रकार से जो कह सकते हैं आप क्रिस्टलन जल अथवा जल योजित लवण की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। कुछ यौगिकों के क्रिस्टल शुष्क अथवा अनाद्र दिखाई देते हैं, परंतु यह जल अणुओं से संयुक्त होते हैं और इस प्रकार का जो जल होता है वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। और क्रिस्टलन जल युक्त लवण जो होता है वह जल योजित लवण कहलाता है। जल योजित लवण के अंतर्गत आप पाएंगे K2SO4 into Al2 SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। नाम है सामान्य फिटकरी। इसी को पोटास एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटास एलम। या फिर इसी का एक दूसरा नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। आप देखिए ये जल योजित लवण है। फिटकरी आपको स्पष्ट रूप से ठोस दिखाई देती है, नमी रहित दिखाई देती है, लेकिन उसमें 24 जल का अणु संयोजित रहता है। तो ये 24 जल का जो संयोजित अणु है वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। और इस 24 जल के अणु से संयोजित जो फिटकरी होती है उस प्रकार का जो लवण होता है वो जल योजित लवण कहलाता है। आप एक इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, मोहर लवण। आप देखेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 into NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 10H2O। आप देख रहे हैं ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसको मोहर लवण भी कहते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट, ये देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट। आप देखिए इसमें भी 10 जल का अणु जुड़ा हुआ है, लेकिन यह भी शुष्क और अनाद्र ही दिखाई देती है। तीसरा आप ले सकते हैं Na2CO3 into 10H2O। अभी आप लोगों ने देखा है, ये भी देखिए वही चीजें हैं। ये खुद ही कह सकते हैं आप इस प्रकार का जो लवण रहेगा जिसमें जल अणुओं का संयोजन रहेगा उसको जल योजित लवण कहते हैं और उन जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब इसके बाद आगे आपका आता है इंडिकेटर, जिसको आप हिंदी में सूचक कहते हैं। तो सूचक की परिभाषा आप थोड़ा सा यहां देखिए। सूचक क्या होता है? कई प्रकार के संकेत होते हैं जो विशेष सूचनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है सूचक इंडिकेटर। सूचक अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होता है, तो उसमें यही बताया गया है ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी भी पदार्थ अथवा विलयन के पूर्ण शुद्धता की सूचना देते हैं उसे सूचक कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी भी विलयन के पूर्ण शुद्धता की सूचना देते हैं उसे क्या है? सूचक कहते हैं। अब फिर इसके बाद आता है सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया जाता है कि सूचक जो होता है वो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। तीसरा अगर आप ध्यान देंगे क्या है तो बताया गया गंध युक्त सूचक। गंध युक्त सूचक। और चौथा अगर आप ध्यान देंगे तो वो है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक। तो सबसे पहले आता है कि कह सकते हैं आप कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो बताया जाता है जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है,
या फिर पौधों में रंग अलग अलग प्रकार के हैं, या फिर कह सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के उसके आकार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सूचक होता है या फिर इस प्रकार का जो कह सकते हैं परिचायक होता है वो प्राकृतिक होता है। उसमें कह सकते हैं आप किसी भी प्रकार के मानवीकृत संरचना का कोई योगदान नहीं होता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त जो संकेत या फिर कह सकते हैं आप किसी पौधे को आप प्रकृति के ही माध्यम से समझ जाते हैं कि ये इस चीज का पौधा है, उसके फल के माध्यम से या फिर उसके टहनी के माध्यम से या फिर उसके रंग के माध्यम से। तो इस प्रकार का जो सूचक होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। अब उसके अंतर्गत बताया गया है कि प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत में अगर आप ध्यान देंगे तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अगर आप एक अतिरिक्त में तो बताया जाता है कि अम्लीयता एवं क्षारीयता सूचक। तो बताया जाता है कि किसी भी सूचक की पहचान जो है अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में, अब चाहे रंग के आधार पर हो चाहे किसी विशेष विलयन की अलग क्वालिटी के आधार पर हो, तो ये दोनों माध्यमों में ही किसी सूचक का कह सकते हैं निरीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है तो बताया जाता है कि लिटमस पेपर आपको पता होगा कि अम्ल में जो है वो लाल रंग का होता है और क्षार में क्या होता है वो नीले रंग का होता है। फिर इसके बाद आता है लाल पत्ते की गोभी का जो कह सकते हैं रस होता है, लाल पत्ते वाली गोभी का जो रस होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में हरा होता है। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीली होती है लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल अथवा भूरे रंग की हो जाती है। या फिर कह सकते हैं आप हाइड्रेंजिया कुल का जो पौधा हो उसका जो फूल होता है वह अम्लीय माध्यम में नीला होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। इस प्रकार से ये प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि इस जो भी वस्तुएं ली गई हैं आप सूचक के रूप में अम्लीय और क्षारीय माध्यम का निरीक्षण करने के लिए ये सब प्रकृति ने बनाई है। लेकिन अगर हम लोग संश्लेषित सूचक में आए तो बताया जाता ऐसे सूचक जिनको मानव ने बनाया है या फिर मानव निर्मित जो सूचक होते हैं वो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत आप ध्यान देंगे फिनाइलफिथिलीन एक विलयन है जो अम्लीय माध्यम में रंगहीन लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज इसको भी मानव ने ही बनाया है, यह अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। कौन? मेथिल ऑरेंज। ऐसे गंध युक्त सूचक होते हैं। बताया जाता है विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल अथवा क्षार की पहचान कराने में जो भी प्रयुक्त सूचक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? गंध युक्त सूचक होते हैं। और उसके अंतर्गत प्याज, लौंग और वैनिला आती है। फिर इसके बाद सर्वव्यापी सूचक जिसको आप कह सकते हैं आप अम्ल और क्षारीयता का सूचक है, जिसके अंतर्गत आप लोग पीएच मान पढ़ेंगे। क्या? पीएच सूचक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक आपके सिलेबस का ये टॉपिक है कि पीएच मान अथवा पीएच सूचक क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तृत रूप में। पीएच सूचक किसी अम्लीय अथवा क्षारीय किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता जिस पैमाने पर व्यक्त की जाती है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। इस पीएच पैमाने की खोज 1909 में डेनिश के रसायन शास्त्री सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी भी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता जिस पैमाने पर व्यक्त होती है उसे पीएच पैमाना कहते हैं। और इस पीएच पैमाने की जो खोज है उसको 1909 में डेनिश रसायन शास्त्री सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। और किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है आपको हम बता दे रहे हैं
इसकी परिभाषा आप हमेशा के लिए याद करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया यही जाता है किसी भी विलयन का पीएच मान लगभग 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। फिर से सुनिएगा, किसी भी विलयन का पीएच मान 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये पीएच मान का कह सकते हैं आप सूत्र है और परिभाषा भी यहीं से निकली है। किसी भी विलयन का पीएच मान 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, जिसे पीएच मान कहते हैं। अब फिर इसके बाद अगर आप बात आती है कि कुछ इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इन्हीं बेस पर आधारित, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जरूर निकल जाएगी। लेकिन अगर हमें कह सकते हैं आप किसी हाइड्रॉक्सिल यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान निकालना है तो उसके अंतर्गत हमें इस प्रकार के सूत्र की जरूरत पड़ती है कि H+ आयन बराबर 1 गुणे 10 की घात -7, 1 गुणे 10 की घात -7 गुणे OH माइनस, या फिर कह सकते हैं बराबर OH माइनस, अभी पूरा बोल दिए हैं, बराबर क्या है OH माइनस चार्ज। तो ये चीजें हैं, आप इस सूत्र को भी याद रखिएगा कि H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर क्या, अगर जैसे मान लीजिए हमको H+ आयन का मान पता है तो हाइड्रॉक्सिल आयन का मान हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर बटे के रूप में कर दिया जाएगा और जिसके अकॉर्डिंग आप OH माइनस का मान या फिर हाइड्रॉक्सिल आयन का मान निकाल सकते हैं। इसके पूर्व सिलेबस में इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी थे, लेकिन वर्तमान समय में इन न्यूमेरिकलों को हटा दिया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।